वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा मतलब बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो हजार रुपए आपसे चार्ज करते हैं बस यही सब के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फ्री में सबको ये बता दूंगा क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने भी ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, वेटरनरी काउंसलिंग मैंने बड़ी पार्टिसिपेट किया है और मुझे जो एक्सपीरियंस है सबको बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो हम डिस्कस करेंगे विद द डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स, आपको कितना फीस पेमेंट करना पड़ेगा, कितना रिफंड मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा रिफंड, और आपको मतलब पूरा जो राउंड वाइज होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टेट वैकेंसी राउंड कैसे चलता है, कैसे होता है, शेड्यूल आपको पता होगा। तो शुरू हो गया काउंसलिंग। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे नए हो, मेरे चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत मेहनत लगती है यार, खुद से बना दो सब कुछ। और अगर आप टेलीग्राम पे हो तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मैं अपना टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पर मैं पूरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है, वो मैं अपलोड कर देता हूँ। क्या मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया या फिर कुछ और सर्टिफिकेट्स हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गया, तो मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। और इंस्टाग्राम पे अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हो मुझे। अगर इंस्टा पे मेरे 500 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो मैं इंस्टाग्राम पे भी नीट रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो तो अपडेट्स हो, मैं वहां पर भी अपलोड करना शुरू करूंगा। और एंड तक देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो ऑल इंडिया 15% का काउंसलिंग होता है, मतलब जो आपका स्टेट्स का जो पूरा सीट्स है उसमें से 15% आपको ऑल इंडिया काउंसिल में पड़ता है। साथ में ऑल द एम्स, ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑल द डीयूज, सब में ऑल इंडिया काउंसलिंग की वजह से जो सीट का फिलअप होता है, ठीक है। अब देखो जो फीस लगता है सबके लिए, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको लगेगा 11,000 रुपए, जिसमें से 10,000 रुपए आपका रिफंड हो जाएगा। कब तक रिफंड होता है भैया? आपको 11,000 में से 10,000 रुपए, ठीक है, आपको जनवरी से लेकर फरवरी तक आपको मिल जाएगा। इसमें से ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी रिजर्व कैटेगरीज है उसके लिए आपको 5,000 रुपीज रिफंड और 500 रुपीज आपको चार्ज लगता है। तो 500 आपको वो ले लेंगे, वो नहीं देंगे, लेकिन 5,000 रुपीज आपको रिफंड मिल जाएगा जैन से फरवरी तक। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सेम ही आपका फीस होता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट में भी अप्लाई करना चाहते हैं, चॉइस फ्री में प्राइवेट कॉलेज को भी रखना चाहते हैं, उनके लिए फीस है 2 लाख रुपीज और साथ में 5,000 रुपीज। 2 लाख जो होगा वो सिक्योरिटी मनी होगा, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो 2,05,000 से आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों को चॉइस फ्री कर सकते हो, ओके। और सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट करना है तो आपको ये फीस पे करना पड़ेगा, ठीक है, डन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट कि पिछले साल मैंने किया था, तो पिछले साल क्या प्रॉब्लम आया था रिफंड के लिए, ठीक है। जो लोग रिफंड मतलब रिफंड तो आपको मिलेगा ही, रिफंड के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट कार्ड पेमेंट करें। जब आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के बाद जो ये पेमेंट करेंगे ना, 10,000, 11,000 रुपए या फिर 5,500 रुपए या फिर 2,05,000 रुपए, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, ना कि क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करना, यूपीआई इस्तेमाल मत करना, डेबिट कार्ड से पेमेंट करना तो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता जब रिफंड आपका हो जाता है। क्या हुआ था पिछले साल, जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया था उनका पेमेंट मतलब अटक गया था, ठीक है, मतलब रिफंड पेमेंट, और अलग से लिस्ट निकालना पड़ा इसलिए एमसीसी को, और अलग से आपका मतलब इन्फॉर्मेशन लेगा, तो बहुत ज्यादा वहां पर प्रॉब्लम होता है। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एकदम मत करना, आपको डेबिट कार्ड पेमेंट करना है, ठीक है। यूपीआई से आप कर सकते हो, लेकिन आई विल रिकमेंड डेबिट कार्ड इज द बेस्ट पेमेंट मेथड फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नीट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए, नीट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए डेबिट कार्ड मेथड इज द परफेक्ट वन। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इस नीट काउंसलिंग के लिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि अलॉटमेंट लेटर, जो एमसीसी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बाद जो अलॉटमेंट होता है, उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये अलॉटमेंट लेटर एमसीसी की वेबसाइट में आपके प्रोफाइल के अंदर मिल जाएगा। फिर लगेगा एडमिट कार्ड इशूड बाय द एनटीए, जिस एडमिट कार्ड को लेके आपने नीट का एग्जाम देने गए थे आप। फिर लगेगा रिजल्ट और रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, जो रिजल्ट आपको मिला था। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका प्रॉब्लम है किसी मतलब क्लास 10 के सर्टिफिकेट में, तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेकर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप ले जा सकते हैं। फिर आपका क्लास 10 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 का मार्कशीट जो अलग होता है, ठीक है। तो क्लास 12 का जो मार्कशीट होता है वो आपको लेना पड़ेगा, क्लास 12 का 10 सर्टिफिकेट, और आपको 8 पासपोर्ट साइज आपको पिक्चर लगेंगे, फोटोग्राफ्स। कौन सी वाले? जो वाले आपने यूज किए थे नीट देने के पहले, नीट के रजिस्ट्रेशन पे जो आपने यूज किए थे, वही सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो वही सेम फोटो से आप बना लो,
ओके, अब देखो कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी पासपोर्ट, कोई भी चलेगा, आपको आइडेंटिटी के लिए लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS जो भी आपका कैटेगरी है, PWD सर्टिफिकेट आपको जरूर लगेगा, ठीक है। और क्या लगेगा, एडमिशन के समय, जो मतलब अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन के समय आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, तो वो तो ये सब तो आप लोगे ही, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है। उसके साथ आपको लेना पड़ेगा TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सब स्टेट में नहीं लगते डोमिसाइल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड है स्टेट काउंसलिंग के लिए। लेकिन कुछ स्टेट लाइक महाराष्ट्र में आपको डोमिसाइल के लिए वो पूछते हैं क्या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आपका कॉलेज महाराष्ट्र में अलॉट होता है, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो महाराष्ट्र में आपको डोमिसाइल के लिए पूछते हैं। ओके, फिर आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, जो मतलब आपने अगर गैप लिया है, ड्रॉप लिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। फिर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जो सिर्फ और सिर्फ अगर आपको तेलंगाना स्टेट अलॉट हुआ है तो आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो आप देख लेना, अगर आपको अलॉट तेलंगाना में हुआ है तो आपका बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा कैसे बनाते हैं, तो आप वो देख लेंगे। फिर स्टडी सर्टिफिकेट, अगर कर्नाटक के अंदर तुम्हारा कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको एक स्टडी सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा कॉलेज की, मतलब कर्नाटक के जो कॉलेजेस का जो नियम है वो इसमें लगता है। फिर आपका लगता है हेल्थ सर्टिफिकेट, या वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जैसे स्टेट के लिए आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगता है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। तो ये सारे आपको आई होप आपको क्लियर हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब चलिए हम बताते हैं कि फॉर्मेट क्या रहेगा। तो ये सब फॉर्मेट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना अपलोड कर दूंगा, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करें तो ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर ये आपको NCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका SC ST के लिए सेंट्रल जो परफॉर्मा होता है वो ऐसा होता है। फिर आपका आता है OBC के लिए ऐसा होता है, ठीक है। सब कुछ आपको मिल जाएगा अपना टेलीग्राम चैनल पे। फिर आता है आपका EWS के लिए, एसेंशियल जो आपको काउंसलिंग होगा EWS के लिए EC फॉर्मेट पे आपको बनाना पड़ेगा। फिर आता है आपका PWD सर्टिफिकेट, जो कुछ इस तरह से दिखता है। एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारे कॉलेजेस पे, सारे मेडिकल कॉलेज पे या मेडिकल हॉस्पिटल पे आपको PWD सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, ठीक है, और वो अलाउ नहीं होते MCC के द्वारा। तो कौन सी ऐसे कॉलेजेस हैं आप यहाँ पर देख के पढ़ लीजिएगा। मैं एक दो बता देता हूँ कि जैसे कि वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है, वेस्ट बंगाल के लिए आपको लगता है कि IPJ SSKM हॉस्पिटल है वेस्ट बंगाल के लिए, वो आपको लगेगा कोलकाता में, ठीक है। SSKM, IPG, MER और SSKM हॉस्पिटल, वहां पर जाकर आपको बनाना पड़ता है आपका PWD सर्टिफिकेट। और एक और बात, सारे कॉलेज में आपका सारा डिसेबिलिटी टेस्ट नहीं होता। जैसे मुंबई के इस कॉलेज में आपको लोकोमोटर डिसेबिलिटी ओनली आपका अलाउ होता है। आप लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने सारे कॉलेजेस के नाम, सारे हॉस्पिटल्स के नाम दे दिया जहाँ पर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है और जो अलाउ होता है NCC के द्वारा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर शेड्यूल बता देता हूँ कि 21 जुलाई से शुरू हो गया है, ठीक है, और लगभग आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग आपका 8 डेज आपको टाइम देंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन टाइम देंगे। सीट मैट्रिक्स आपको 2 दिन में पब्लिश कर दिया हो गया, आप शायद देख भी लिया होगा, बहुत सारी सीट्स बढ़े हैं। वेस्ट बंगाल में शायद 400 के लगभग सीट बढ़ गया है, ठीक है। और आपका चॉइस फिलिंग टाइम देंगे 7 दिन के लिए, 22 जुलाई से 28 जुलाई तक, ठीक है। पोस्टिंग अलॉटमेंट आपका 19 से 30 जुलाई तक होगा। ये सब फर्स्ट राउंड के लिए, ठीक है, ये सब आपका राउंड 1 के लिए ये सारे डेट्स होंगे, और रिजल्ट आपका 31 जुलाई आपको देंगे, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम जो आपका अगर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको 1 अगस्त और 6 अगस्त में से, ठीक है, इन मतलब 6 दिनों में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन जॉइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट सबको डेटा लेंगे कब, FCC 7 अगस्त को, ठीक है। तो ये सारा आपका शेड्यूल होगा फर्स्ट राउंड के लिए। वैसे ही आपको बाकी राउंड्स के लिए आप भी ये चेकआउट कर सकते हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब होगा, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रजिस्ट्रेशन या फिर ज्वाइनिंग जो भी है लास्ट डे के लिए आप प्लीज ना रुके, आप पूरा का पूरा उससे पहले ही आप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सर्वर टाइम का एक समस्या होता है कि रजिस्ट्रेशन में आप सर्वर टाइम, अगर सपोज आपको लगता है कि 28 जुलाई पे तो खत्म होगा, तो 28 जुलाई रात के 12 बजे से पहले मैं कर दूंगा 11 बजे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर सर्वर 10:30 बजे बंद हो जाते हैं तो आपका गया, ठीक है। आप इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन, मिनिमम एक दिन पहले आप रजिस्ट्रेशन जो भी है वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड राउंड, थर्ड राउंड का स्टे वैकेंसी राउंड सबका ये शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा। एक और बात इसके साथ कि स्टेट काउंसलिंग भी आपको यहाँ पर टेंटेटिव मिल जाएगा कि स्टेट काउंसलिंग हर एक स्टेट का, ठीक है, मतलब कब तक शुरू हो जाएगा, साइमल्टेनियसली चलता है कि एक टाइम पे आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है
फर्स्ट राउंड, फिर फर्स्ट राउंड होता है आपका स्टेट काउंसलिंग का। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपका ऑल इंडिया में 21 जुलाई तक शुरू होता है, तो स्टेट पे वो 30 जुलाई तक आपको स्टार्ट होंगे, 30 जुलाई पे। फिर आपका जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 6 अगस्त है, यहाँ पर 12 अगस्त। मतलब आप लगभग ये मान के चलो कि एक हफ्ता, ठीक है, 1 से 2 हफ्ता पीछे चलता है स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग से, ठीक है। आप सब ये पॉज करके सारे डेट्स आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ है, आपने देखा है तो मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, ओके। ये सेकेंड राउंड के लिए, ये होता है आपका थर्ड राउंड के लिए, और ये है आपका स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राउंड वाइज प्रोसेस क्या होता है नीट काउंसलिंग के लिए, ऑल इंडिया के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया नीट काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि राउंड वाइज काउंसलिंग कैसे होता है और कब हमें फ्री एग्जिट मिलेगा, सबसे बड़ा डाउट। और फ्री एग्जिट के मतलब मैं और काउंसलिंग में टेक पार्ट नहीं कर सकता, तो सब कुछ इस अभी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर कोई आपका डाउट होगा तो कमेंट में आप ज़रूर पूछेंगे मुझे। तो पहले बात तो यह है कि सबसे पहले आपको ऑनलाइन पे एमसीसी की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, ये फर्स्ट राउंड के लिए। फिर रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट अगर हो जाता है तो फर्स्ट राउंड का सीट आपको अलाउ हो जाएगा चॉइस फिलिंग के बाद, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने चॉइस फिलिंग कर दिया, फिर आपका अलॉट हो गया सीट। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं कि मैं सीट लूंगा या फिर मैं सीट नहीं लूंगा, ओके। तो अगर आप सीट ज्वाइन करते हो, मतलब अगर आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करते हो, तो आपको वो सीट अलॉट हो जाता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही मिल जाता है तो, ठीक है। और अगर आप इसको रिपोर्ट ही नहीं करते, ज्वाइन नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ठीक है, बस ऐसे ही रख देते हो, तो आपका फ्री एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा। फ्री एग्जिट का मतलब क्या है भैया? फ्री एग्जिट में आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो आपको वापस मिल जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। फ्री एग्जिट में आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए भी नया करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको सीट नहीं मिलता, ठीक है, अलॉटमेंट के रिजल्ट में आप देखते हैं कि मुझे कोई सीट नहीं मिला, तो आप ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 के लिए आप चले जाओगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करना पड़ेगा, या फिर नए से आपको रजिस्ट्रेशन राउंड 2 के लिए नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक बात, राउंड 1 के लिए अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो कि मैं एडमिशन के टाइम में आपको एक फॉर्म देंगे, तो वहाँ पर आप फिलअप करना पड़ेगा और वो जो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ मेरे कॉलेज, मतलब मैं राउंड 2 में पार्टिसिपेट भी करना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ पर एडमिशन आपका हो जाएगा, ठीक है। राउंड 1 पे एडमिशन होने के बाद मैं राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और मुझे शायद इससे अच्छा कॉलेज मिल जाए, ओके। तो आप वो भी कर सकते हैं अपग्रेडेशन, ठीक है। और या फिर आप अगर अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते तो आप कंटिन्यू टू स्टडी ऑन दिस इंस्टीट्यूट, आप वहाँ पर ही आप स्टडी कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगा। अब देखो, राउंड 1 का जो मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो वो ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा आपका सब कुछ लिखा होता है पर मार्क्स। तो ये राउंड 1 का जो आपको राउंड 1 रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कुछ ऐसा एमसीसी की तरफ से मिलता है, ठीक है। अब आता है राउंड 2 पे। देखो, जो लोग राउंड 2 पे आ चुके हैं, मतलब जो लोग फर्स्ट राउंड पे आपको कॉलेज नहीं मिला, डायरेक्ट आप राउंड 2 पे आ चुके हैं, आपको कोई दुविधा नहीं है, या फिर कोई अपग्रेड करके राउंड 2 पे आना चाहता है तो वो भी आ सकता है, या फिर अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन से राउंड 2 में एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जिन्होंने भी राउंड 1 पे फ्री एग्जिट किया है, ठीक है, मतलब आपने रिपोर्ट ही नहीं किया कॉलेज पे, तो आपको नया करके आपको रजिस्ट्रेशन राउंड 2 पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका जो राउंड 1 पे जो आपने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर 10,000 आपने डिपॉजिट किया था सिक्योरिटी मनी के तहत, तो वो आपको भी रिफंड मिल जाएगा राउंड 1 के आपने कॉलेज नहीं लिया इसलिए। लेकिन राउंड 2 पे आपको ऐसा नहीं होता। राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो और कॉलेज नहीं जाते हो, रिपोर्ट नहीं करते हो, तो यहाँ पर कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है, आपका पूरा का पूरा मनी या पानी में, ठीक है। तो राउंड 2 में क्या होता है कि पहले तो रजिस्ट्रेशन होता है, जो अगर आपने नहीं किया वो आप कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। फिर आता है आपका सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होता है आफ्टर रजिस्ट्रेशन। फिर आपका रिजल्ट अलाउट होगा और वहाँ पर आपका सीट अलाउट हो जाएगा। अगर होता है तो आपको क्या करना है, अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है। अगर नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड पे आप चले जाओगे। अगर आपका होता है तो आप एक काम कर सकते हो, आप कॉलेज में सब सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सबको आप लेके जाओ। वहाँ पर आप 2 चीज़ कर सकते हो, एक
आप वहाँ पर एडमिशन ले लो और कोई आपको अपग्रेडेशन नहीं करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप अपग्रेड कर लो कि मुझे थर्ड राउंड पे भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब देखो रिपोर्ट करने के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पर आप अपग्रेड चाहे तो कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। और एक बात कि अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर ली, ठीक है, और फिर मतलब राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया है और आप फिर से चाहते हो कि नहीं मुझे तो राउंड 1 का जो कॉलेज था वो अच्छा था तो वो मुझे चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको राउंड 2 में जो कॉलेज अलॉट हो गया है अपग्रेडेशन के बाद आपको वही लेना पड़ेगा, आप राउंड 1 के कॉलेज पे वापस नहीं मुड़ सकते। ठीक है, तो ये होगा आपका राउंड 1 और राउंड 2। अब आते हैं आप राउंड 3 पे। राउंड 3 पे आपका जो लोग राउंड 2 पे कॉलेज नहीं मिला वो डायरेक्टली आ जाएंगे, और जो लोगों का फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने राउंड 1 राउंड 2 पार्टिसिपेट नहीं किया वो चाहते हैं कि मैं थर्ड राउंड पे डायरेक्ट पार्टिसिपेट करूँ, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका थर्ड राउंड का पहले तो रजिस्ट्रेशन हो गया, ओके, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं, और आपका सीट अलॉटमेंट थर्ड राउंड पे हो गया रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ। राउंड 3 सीट अलॉटमेंट के बाद आपके पास 2 चॉइस होता है, मतलब अगर आपको एक तो नहीं मिलता, ठीक है, तो आप स्टे वैकेंसी के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको वहां पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा और वहां पर ज्वाइन करना पड़ेगा जो अलॉटेड सीट है। आप यहाँ से और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इफ अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो एग्जिट विथ फॉर फीचर एलिमेंट्स कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स ऑफ काउंसलिंग। आप अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आप काउंसलिंग के स्टेट वैकेंसी राउंड पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको जाके वहां पर सीट जो मिला है वही आपका फाइनल होगा, वापस ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर सकते कि वंस ज्वाइन द कैंडिडेट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए आप थर्ड राउंड के बाद अपग्रेड एकदम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपका सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड के आपका जो भी थोड़े बहुत रूल्स है वो मैंने एक साथ यहाँ पर बता दिया, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके जो क्या क्या प्रोसेस डिटेल में यहाँ पर है, तो आप एक के बाद एक चेक कर सकते हैं। लास्ट में है अपना स्टे वैकेंसी राउंड। स्टे वैकेंसी राउंड पे आपको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। किनको, जो लोग फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड या थर्ड राउंड पे ज्वाइन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको फ्रेशली आप रजिस्टर कर सकते हैं। जिनको कॉलेज नहीं मिला है थर्ड राउंड पे वो ऑटोमेटिकली स्टे वैकेंसी राउंड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो स्टे वैकेंसी राउंड पे अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है और आप अलॉटेड तो हुए पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका, क्योंकि आपको तो वो फीस तो नहीं मिलेगा, उसके साथ आपको 1 साल के लिए नीट एग्जामिनेशन में नीट एग्जाम के लिए आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। आप नीट एग्जाम 1 साल के आप बैंड हो गए पूरे, आपको नहीं दे सकते, आप और नहीं दे सकते नीट एग्जाम 1 साल के लिए, जैसे आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो बहुत बहुत सतर्क रहिए। तो अगर आपको स्टेट वैकेंसी राउंड पे ज्वाइन हो मतलब मिल गया कॉलेज, जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। उस पे आपको कोई भी एक्सक्यूज या फिर कुछ भी यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, अब देखो अगर आपको कॉलेज मिल गया है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और रिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेट वैकेंसी राउंड का जो आपको कॉलेज मिलता है वहां पर आप और रिजाइन नहीं कर सकते, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, तो दिस वाज फॉर द स्टेट वैकेंसी राउंड। और कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ हमेशा। ठीक है, चलिए बाय।